Okay, there are only 10 students. Some students are still join to class. Friends, we have seen uh, tax invoice. After that, we learned debit note and credit notes. We have seen what the format is required for a debit note or a credit note, under which format we have to prepare debit note and credit note. When such type of notes to be issued by the buyer or seller, and what is the importance of tax invoice, and we major focus on the contents in a tax invoice, like the tax. We major focus on the contents in tax invoice, like date, like tax calculation, like GSTIN number, like address of the uh, seller, supplier, dealer, etc. It's the same contents we have seen in the debit note and credit note. Today we'll see the other account records for GST, and what that records uh, are essential in GST. See, accounts and other records. Can you imagine what accounts and other records to be kept in GST purpose? Every businessman has to prepare the GST records, GST accounts, and other records as per the manner, or as per the restrictions provided in the GST Act. अब एक्ट में जिस प्रकार के मैनर्स दिए हैं, जिस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं, उसी प्रकार से हमें जीएसटी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। तो आप कहोगे कि ऐसा क्या है सर? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, लायबिलिटी लेजर है, क्रेडिट लेजर है। इट्स द प्रिस्क्राइब्ड by the GST Act, and it has to prepare to every dealer, to every supplier who is registered under GST and dealing the transactions of buying and selling। तो उसको ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। तो हम ये सीखेंगे, हम ये देखेंगे कि वो रिकॉर्ड कौन सा है, किस प्रकार का है। आप जीएसटी का ऑडिट करना जरूरी है क्या? आप कहोगे सर, इज इट कंपल्सरी टू कीप द ऑडिट रिकॉर्ड इन जीएसटी? यस, यू शुड। आपको ये करना कंपल्सरी है। आप कहोगे सर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बनाना जरूरी है? यस, इट इज नेसेसरी। आप कहोगे कैश रजिस्टर बनाना जरूरी है? यस। तो ये अलग अलग अकाउंट्स, अलग अलग बुक्स मेंटेन करना है। तो वो आज हम उस पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि कौन से अकाउंट्स बनाना है, किस प्रकार के अकाउंट्स बनाना है, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सी, every registered person is required to keep and maintain all records at his principal place of business। जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है वहाँ पे उसको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। Who must maintain accounts under GST? Who must maintain? A registered dealer
रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी, उसको ये रिकॉर्ड कीप करना जरूरी है. इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स टू मेंटेन स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स. तो ये जीएसटी एक्ट में कौन से पर्सन है, विच पर्सन, कौन से पर्सन्स को स्पेसिफाइड किया है अकाउंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए. द ओनर ऑफ द बिजनेस, यस, इट मीन्स द रजिस्टर्ड डीलर, or we can say the owner of the business, operator of warehouse or godown or any other place used for storage of goods. Operator, it means operating the warehouse instead of owner. तो वो ऑपरेटर जो है उसको भी वेयर हाउस, यानी वो वेयर हाउस को ऑपरेट कर रहा है, वहां पे ओनर है. तो दैट ऑपरेटर विल बी कंसिडर फॉर द मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स इन जीएसटी. एवरी ट्रांसपोर्टर, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स या तो सर्विसेज, उसको अकाउंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है. सो दीज आर थ्री पर्सन. लास्ट में दिया है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है. एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट टू करोड़. देखो, एक रेस्ट्रिक्शन दिया है. यदि रजिस्टर्ड पर्सन है और उसका टर्नओवर जो है, उसका लिमिट, टर्नओवर का लिमिट क्रॉस हो रहा है, प्रेस्क्राइब लिमिट 2 करोड़ से ज्यादा, विल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट. तो ये ऑडिट के बारे में है. तो पहले जो 3 पर्सन है उनको जीएसटी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है. डीलर को मेंटेन करना है, सप्लायर को मेंटेन करना है, ओनर को मेंटेन करना है, वेयर हाउस ऑपरेटर को मेंटेन करना है, ट्रांसपोर्टर को मेंटेन करना है. लेकिन ऑडिट का क्या है, यहाँ पे ऑडिट का क्या प्रोविजन है. तो ये प्रोविजन है कि यदि उसका टर्नओवर जो है क्रॉस करता है 2 करोड़ के आगे, तो उसको वहां पे ऑडिट करना जरूरी है. जैसे कि मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, आई एम रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी एक्ट 2017, and the limit and the turnover of my business, the turnover of my business is rupees 2.5 crores. Is rupees 2.5 crores. Is it necessary to me to get the audit of my business, of my accounts? Yes. ये जरूरी है. Yes. तो मेरा बिजनेस का टर्नओवर कितना हो रहा है, 2.5 करोड़ हो रहा है, और यहाँ पे प्रेस्क्राइब लिमिट कितना दिया है, 2 करोड़. तो मुझे मेरे बुक्स जो है, जो अकाउंट्स है, वो ऑडिट करना जरूरी है. और मैं किससे ऑडिट करके लूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो कॉस्ट अकाउंटेंट. तो अकाउंट का ऑडिट होना जरूरी है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्स ऑडिट जो है ना, तो टैक्स ऑडिट करना कंपलसरी है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है. अब ये रजिस्टर्ड डीलर अलग, लेकिन जो रेगुलर बिजनेस करते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है जीएसटी का, यदि उनका टर्नओवर 1 करोड़ हो रहा है, टैक्स ऑडिट का लिमिट क्या है, अंडर सेक्शन 44A. अंडर सेक्शन 44A कौन सा है, ये इनकम टैक्स का सेक्शन है. तो इनकम टैक्स का सेक्शन के हिसाब से 44A के हिसाब से जिसका टर्नओवर, जिसका बिजनेस का टर्नओवर, सॉरी, जिसका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट यदि 1 करोड़ है, तो उसको टैक्स ऑडिट करना जरूरी है. तो आप कहोगे कि बिजनेस वाला, जिसका बिजनेस है,
वो जीएसटी भी पे करता है। तो जीएसटी का बिजनेस यानी कि जीएसटी पे कर रहा है बिजनेस में, जो गुड्स सप्लाई करता है तो जीएसटी पे कर रहा है। जिसने गुड्स का वैल्यू ऐड किया है तो उस पे उसने जीएसटी पे किया है, तो उसको टैक्स ऑडिट करना जरूरी है क्या? यस, उसको भी टैक्स ऑडिट करना चाहिए। और टैक्स ऑडिट का लिमिट कितना है? 1 करोड़। तो उसको इनकम टैक्स पे करना जरूरी है। यस, उसको इनकम टैक्स पे करना चाहिए। वो इनकम टैक्स को अवॉइड नहीं कर सकता। आप कहोगे सर वो जीएसटी भी पे करेगा और इनकम टैक्स भी। यस, जीएसटी भी पे करना है, इनकम टैक्स भी पे करना है। मेरा बिजनेस है तो मैं इनकम टैक्स, मेरा जो खुद का इनकम आता है बिजनेस से, तो उससे इनकम टैक्स चार्ज होता है। लेकिन मैं जब बिजनेस चलाता हूँ तब मैं जीएसटी पे करता हूँ, और बिजनेस चलाने से जो इनकम आता है उस पे इनकम टैक्स लगता है, उस पे इनकम टैक्स चार्ज होता है। तो ये आपको समझने के लिए क्लियर किया। तो व्हाट रिकॉर्ड्स मस्ट बी मेंटेन अंडर जीएसटी, क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है? देखिए कौन कौन सा रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर सकते हो। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। तो आप कहोगे कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, तो इसमें कौन सा रिकॉर्ड, कौन सा रजिस्टर आपको मेंटेन करना है? तो कितने क्वांटिटीज एक दिन में, एक घंटे में कितने क्वांटिटीज प्रोड्यूस होते हैं, कितने क्वांटिटीज मैन्युफैक्चर होते हैं, कितना गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, उसका आर्ली रिकॉर्ड, डे वाइज रिकॉर्ड, वीकली रिकॉर्ड, मंथली रिकॉर्ड, ये सब आपको मेंटेन करना कंपलसरी है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। आपने परचेस किया, दैट इज इनवर्ड सप्लाई, आपने सेल किया, दैट इज आउटवर्ड सप्लाई। तो उस पे यानी कि उसका रिकॉर्ड आपको कीप करना कंपलसरी है। कितना परचेस किया, कितना सेल किया, ये रिकॉर्ड कीप करना कंपलसरी किया है। स्टॉक ऑफ गुड्स, देर में बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, देर में बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। तो आपको गुड्स जो है, जो स्टॉक है, स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड्स कौन से हैं, कौन सा मेथड आपने अडॉप्ट किया है। तो स्टॉक वैल्यूएशन के, इन्वेंटरी वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो उसके हिसाब से आपको उसका वैल्यूएशन करना होता है। तो स्टॉक जो है वो किस प्रकार से आपने मेंटेन किया है, तो उसका रिकॉर्ड आप दिखाना कंपलसरी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, आपने जो परचेस किया है, परचेस पे कितना टैक्स पेड किया है, तो उस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है क्या? कौन सा है वो, एसजीएसटी का है, सीजीएसटी का है, आईजीएसटी का है? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल करने के लिए आपको पहले टैक्स इनवाइस जो है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो है, ये जो रिसिप्ट है, ये सब आपके पास रखना, आपके पास होना जरूरी है। इसके लिए अकाउंट्स का रिकॉर्ड शो करने के लिए, अकाउंट्स का रिकॉर्ड दिखाने के लिए, आपने कितना आउटपुट टैक्स पे किया है, कितना टैक्स पेबल है आपको अभी तक। सपोज आपने 2 लाख रुपए टैक्स पेड किया, 1 लाख रुपए पेबल है, तो वो रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना चाहिए, वो आपको दिखाना चाहिए। अदर पर्टिकुलर्स में भी प्रेस्क्राइब, या तो कोई अदर पर्टिकुलर्स प्रेस्क्राइब किए हैं तो वो भी आप दिखा सकते हो। What are the accounts which must be maintained under जीएसटी? तो देखो ये अकाउंट्स मेंटेन करो। फॉर एग्जाम्पल अंडर जीएसटी a trader has to maintain the following accounts. Apart from accounts like purchase, sales and stock,
यानी कि परचेज सेल स्टॉक ये तो हम रेगुलरली मेंटेन करते ही है, लेकिन उसके अलावा हम और कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट मेंटेन करो, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट मेंटेन करो, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट मेंटेन करो, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट मेंटेन करो, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट मेंटेन करो, आउटपुट इनपुट आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। इस प्रकार के 6 अकाउंट्स ये जो है ये इम्पोर्टेंट हैं। ये आप बनाना, ये प्रिपेयर करना कंपलसरी किया है। तो इनपुट सीजीएसटी जब आप यानी कि विद इन स्टेट में गुड्स परचेस करते हो, उस पे इनपुट सीजीएसटी लगता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है। तो जो गुड्स आपने विद इन स्टेट में परचेस किया है, तो उस पे आपने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड किया, सपोज 9%, 9%। तो ये जो आपने 9% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी परचेस किया है, तो उसका इफेक्ट उसके एंट्रीज पास करना है, और उसका इफेक्ट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट पे होगा। तो उसी प्रकार से यदि आप विद इन स्टेट में सेल कर रहे हैं आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, तो आपको आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट मेंटेन करना है, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट मेंटेन करना है। उसकी एंट्रीज पास करके आपको उसका इफेक्ट आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी जब ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट में है। ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट में है तो इनपुट आईजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी ये दोनों अकाउंट आपको प्रिपेयर करना कंपलसरी है। तो आप यानी कि इंटर स्टेट यानी कि बाहर के स्टेट से गुड्स परचेस कर रहे हैं। सपोज आई एम इन महाराष्ट्र एंड आई परचेस्ड गुड्स फ्रॉम केरला, कर्नाटका, या तो फिर गुजरात या तो फिर राजस्थान। तो उसका मुझे एंट्रीज पास करना है और उसका इफेक्ट हमें दिखाना है आईजीएसटी अकाउंट, कौन सा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट पे। उसी प्रकार से मैंने इंटरस्टेट सेल किया है, नॉट इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट यानी कि विद इन स्टेट, इंट्रास्टेट यानी कि बाहर के स्टेट में। तो बाहर के स्टेट में सेल किया, यूपी बिहार में सेल किया, तो मुझे आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट पे उसका इफेक्ट दिखाना होगा। तो ये इतने अकाउंट्स जो है वो कंपलसरी किया है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू बी मेंटेन्ड ऑन गवर्नमेंट जीएसटी पोर्टल टू पे जीएसटी। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मेंटेन करना गवर्नमेंट यानी कि कौन से पोर्टल पे? जीएसटी पोर्टल पे। टू बी मेंटेन ऑन गवर्नमेंट जीएसटी पोर्टल टू पे जीएसटी, यानी कि जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो जीएसटी पोर्टल पे जाके आपको क्या करना है? कैश लेजर, क्रेडिट लेजर एंड ई लायबिलिटी लेजर, ये 3 लेजर आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं। और वो तीनों लेजर का जो अकाउंट्स है वो आपको मेंटेन करना, उसका आ, उसका कीप करना जरूरी है। इसके लिए टू पे जीएसटी। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिटेल में, थोड़ा डिटेल में देखेंगे, और आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको एंट्रीज कैसे पास करना है। आपने विद इन स्टेट में ट्रांजैक्शन किया या तो इंटर स्टेट में ट्रांजैक्शन किया, तो इसके कैसे एंट्रीज होते हैं, वो उसके लेजर कैसे क्रिएट होते हैं, ये भी हम देखेंगे। अब हम थोड़ा डिटेल में ये सिखाने जा रहे हैं। व्हाट आर दी accounts which must be maintained under GST? What are the accounts which must be maintained? कौन से ऐसे अकाउंट्स है? तो दैट हैज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। देखो, रजिस्टर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, मैंने कहा था शुरू में, आपने जो गुड्स प्रोड्यूस किया है, जो मैन्युफैक्चर किया है, उसका रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। अकाउंट शुड कंटेन, देखो क्या उसमें क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए? अकाउंट शुड कंटेन डिटेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री और प्रोडक्शन हाउस, यानी कि
अकाउंट शुड कंटेन डिटेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कितना गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है, कौन सी डेट को मैन्युफैक्चर हुआ है, कौन से क्वांटिटीज मैन्युफैक्चर हुए, किस ग्रेड के, किस क्वालिटी के मैन्युफैक्चर हुए। तो ये प्रोडक्शन हाउस जो है, जहाँ पे प्रोडक्शन का काम जारी है, जहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है, वहाँ पे ये रजिस्टर होना कंपलसरी है, यहाँ पे रिकॉर्ड रखना कंपलसरी है। किसको रिकॉर्ड करना चाहिए? एवरी एसएससी कैरिंग आउट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। एसएससी यानी कि क्या? जो टैक्स पे करता है, टैक्स यानी कि पेयर, जीएसटी टैक्स पेयर। तो उसको क्या करना है, ये मैन्युफैक्चरिंग का जो रजिस्टर है ये कीप करना जरूरी है। Purchase register. Purchase register. All the purchases made within a tax period for manufacturing of goods or provisions of services. मैन्युफैक्चरिंग गुड्स करने के लिए या तो सर्विसेज देने के लिए आपने जो परचेस किया है, तो उसके लिए सेपरेट परचेस रजिस्टर चाहिए। परचेस रजिस्टर, जो परचेस किया उसका एंट्री परचेस रजिस्टर में होना चाहिए। जो प्रोडक्शन किया उसका एंट्री गुड्स प्रोड्यूस रजिस्टर में होना चाहिए, प्रोडक्शन रजिस्टर में होना चाहिए। तो ये यानी कि इस प्रकार का रिकॉर्ड चाहिए। इसके अलावा मैंने तो कहा इनपुट सीजीएसटी, आईजीएसटी ये भी चाहिए। और उसके पहले जो यानी कि ये जनरल रिकॉर्ड है, यानी कि एवरी बिजनेस को ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है। लेकिन बिजनेस को खास करके आईजीएसटी, सीजीएसटी के अकाउंट्स भी मेंटेन करना कंपलसरी किया है। तो परचेस रजिस्टर जो है वो ऑल एसएससी जो है वो ऑल एसएससी कीप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। सेल्स रजिस्टर, जो आपने परचेस किया उसके लिए परचेस रजिस्टर होता है, जो आपने सेल किया उसके लिए सेल्स रजिस्टर होता है। जितना भी सेल्स होता है ना, तो सेल्स करते टाइम सेल्स रजिस्टर में उसका एंट्री होना चाहिए और उसका इनवॉइस भी होना चाहिए। और जब ऑडिट करने आते हैं तो सेल्स रजिस्टर की एंट्रीज देखते हैं और उसके इनवॉइसेस भी देखते हैं, और वो टैली होना चाहिए सेल्स रजिस्टर के जो ट्रांजैक्शंस है और जो इनवॉइसेस के ट्रांजैक्शंस है, उसका ऑडिट होता है, वो वेरीफाई किए जाते हैं। ये यानी कि मैच होना चाहिए, मिस मैच नहीं होना चाहिए। सेल्स रजिस्टर में जितने एंट्रीज है उतने एंट्रीज का ही इनवॉइसेस होना चाहिए। ये कौन वेरीफाई करेगा? ऑडिटर कैन बी वेरीफाइड दैट। तो ये किसको मेंटेन करना है? ये जितने भी एसएससी है बिजनेस के, सभी एसएससी को ये रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। स्टॉक रजिस्टर, दिस रजिस्टर शुड कंटेन अ करेक्ट स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी अवेलेबल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि 31 दिसंबर को, 31 मार्च को कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो ये स्टॉक रजिस्टर से समझ में आता है। यानी कि स्टॉक मेंटेन करने के लिए स्टॉक कितना है ये जानने के लिए, पहचानने के लिए स्टॉक रजिस्टर होना जरूरी है। तो स्टॉक रजिस्टर कौन मेंटेन करेगा? तो ऑल एसएससी, जितने भी एसएससी है यानी कि जो टैक्स पे करते हैं उनको स्टॉक रजिस्टर कीप करना है। और देखते हैं, देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, ये तो अभी देखा हमने, लेकिन और डिटेल में क्या है? दिस रजिस्टर शुड कंटेन द शुड मेंटेन द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड फॉर अ गिवन टैक्स पीरियड। मैंने कहा है कि एक साल के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है। 6 महीने तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उठा सकते हो, लेकिन उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। यानी कि 6 महीने के पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, यानी कि जो इनवॉइसेस है
जो आपने परचेस किया है उसका पेमेंट होना इम्पोर्टेंट है। यदि आपने पेमेंट नहीं किया जो परचेस किया है, और उस पर आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट का क्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल करने के लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। यानी कि जो गुड्स परचेज किया है उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, तो आप क्या करो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एक सेपरेट रजिस्टर बनाओ और उस पर एंट्रीज दिखाओ। ये सब एंट्रीज वहाँ पे रिकॉर्ड करना आपको चाहिए। तो तब आपको समझ में आएगा जल्दी से, यार इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, ये हमारे पास सपोर्टिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, चलो हम क्लेम करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। अब output tax liability. This register should maintain the details of GST liability outstanding to be adjusted against input credit or paid out directly. अब ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यानी कि आपका टैक्स लायबिलिटी कितना है, तो ये जानने के लिए आपके पास रजिस्टर चाहिए, आपके पास ये रिकॉर्ड चाहिए। ये सभी एसएससी को ये रिकॉर्ड कीप करना है। जीएसटी लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग कितना है और उसको एडजस्ट करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है। आपको जितना लायबिलिटी पे करना है वो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है, यानी कि जो परचेस किया है उस पर आपने टैक्स पेड किया है, और जो आप वापस टैक्स पे करने जा रहे हो तो जो पहले ही पेड किया है वो एडजस्ट होता है। परचेस पे जितना पेड किया है उस पे क्या मिलता है आपको? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो आपने पहले जितना टैक्स पेड किया है तो आउटपुट लायबिलिटी जो है उस टाइम माइनस किया जाता है, उस टाइम उसको एडजस्ट किया जाता है। सपोज आपका आउटपुट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दिखाई दे रहा है 15,000 और आपने परचेस करते टाइम 10,000 का टैक्स पेड किया था, यानी कि आपको उतना क्रेडिट मिला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है। तो 10,000 जो है वो माइनस करेंगे आप, जब आप आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आपके अकाउंट पे दिखाई देगा 15,000, तो उसमें से 10,000 एडजस्ट हो जाएंगे, यानी कि आपको 5,000 ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। आउटपुट टैक्स पेड, कितना टैक्स पेड किया है, कितना टैक्स पे करने का है, ये सब रिकॉर्ड्स आपके पास होना चाहिए। This register should maintain the details of GST paid for a particular tax period, यानी कि एक साल के लिए या तो 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कितना टैक्स आपने पेड किया है। तो ये टैक्स कितना पेड किया है तो उसका भी एक रजिस्टर होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी का एक रजिस्टर होना चाहिए, और टैक्स कितना पेड किया है उसका भी रजिस्टर होना चाहिए। अब अदर रिकॉर्ड्स में क्या है? अदर रिकॉर्ड स्पेसिफाइड गवर्नमेंट कैन फर्दर स्पेसिफाई बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देता है कभी कभी, एडिशनल रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स टू बी मेंटेन। कोई बिजनेस है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये बिजनेस में कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये बिजनेस में कुछ गलत रिकॉर्ड मेंटेन किया है, तो गवर्नमेंट उनको कहता है कि आप इस प्रकार से अकाउंटिंग करो, इस प्रकार से अकाउंट्स की बुक कीप करो। या तो गवर्नमेंट उनको कुछ अलग स्पेसिफाई, कुछ अलग डायरेक्शन भी दे सकता है, ये रिकॉर्ड कीप करना आपको कंपलसरी है, ये रिकॉर्ड कीप करना चाहिए। उनको रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा देता है, यानी कि उनको और रिकॉर्ड कीप करने का रेस्ट्रिक्शन देता है। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस का नेचर, और बिजनेस किस प्रकार से है उस पर डिपेंड होता है। एट दैट टाइम गवर्नमेंट विल डिसाइड टू स्पेसिफाई what kind of records they have to keep, they have to maintain in their business concern.
अब ये अकाउंटिंग एंट्रीज, अब अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर जीएसटी कौन कौन से एंट्रीज होते हैं अकाउंटिंग के, अब वो हमें एंट्रीज देखना है, वो एंट्रीज हमें सीखना है। तो आप बताओगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के एंट्रीज कैसे होते हैं, या तो आउटपुट टैक्स क्रेडिट के एंट्रीज कैसे होते हैं, किसी को पता है? यस, एनीबडी कैन टेल मी? Suppose I purchase goods of rupees 2000 from Gujarat. What will be the entry for that transaction? उसके लिए क्या एंट्री होगा? यस, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो अभी मैंने गुड्स परचेस किया, सपोज परचेस गुड्स ऑफ रुपीज 40,000 विद इन स्टेट अमाउंट पेड बाय चेक एंड जीएसटी रेट इज 12%। ये ऐसा ट्रांजेक्शन है, तो उसका एंट्री देखो क्या है। परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी टू बैंक अकाउंट। ठीक है, मैं ये ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ट्रांजैक्शन एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन ये है, परचेस गुड्स परचेस परचेस गुड्स फॉर रुपीज for rupees 40,000 within a state, within a state, and amount paid by check, and amount paid by check. चेक, ओके। तो इसका एंट्री देखो क्या होता है। तो यहाँ पे परचेस का अमाउंट, परचेस 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 अकाउंट डेबिट कितने से? 40,000 से परचेस अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू टू नहीं, अभी उस पर ये लगेगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 2,400 input CGST and input SGST. Two.
to bank account, to अकाउंट बैंक अकाउंट कितने से 44,800. This is the journal entry, and as per this journal entry we have to open the ledger accounts like purchase account, input CGST account, input SGST account, and bank account. Okay, is there any doubt? Yes, ये समझ रहा है आपको? हेलो. यस सर. ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार के अकाउंटिंग एंट्रीज होने चाहिए. अभी ये परचेस का एंट्री है, उसी प्रकार से सेल्स का भी एंट्री होता है, इसके अपोजिट, इसके रिवर्स. तो वो अगले लेक्चर में देखेंगे. यहाँ पे और क्या दिया है देखो. इंस्पेक्ट ऑफ इनिशियल ट्रांजिशन challenges, GST will bring in clarity in many areas of business, including accounting and bookkeeping. While the number of accounts is more apparently under GST, once you go through the accounting entries, you will find it is much easier for record keeping. देखो, पहले आपको जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है तो पहले उसका एंट्रीज बनाना चाहिए. एंट्रीज यानी कि मैंने कहा ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट है या तो इंटर स्टेट है, तो इसके एंट्रीज तुरंत आपको प्रिपेयर करना चाहिए. तो जो जर्नल है, जर्नल में पहले आपको एंट्रीज बनाना है और उसके बाद उसका पोस्टिंग लेजर में करना है, और लेजर में आपको ये परचेस अकाउंट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये अकाउंट बनाना है. Read our discussions on the accounting treatment of various transactions under GST, answering queries on how to record and pass entries for the interstate sales and goods. तो इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ये ट्रेडर विल हैव इज दैट ही कैन सेट ऑफ हिज इनपुट टैक्स ऑन सर्विस विथ हिज आउटपुट टैक्स ऑन द सेल. तो इसका एडवांटेज ये है कि कितना इनपुट पे टैक्स मिला है और कितना आउटपुट पे पेड किया है. तो ये जानने के लिए, ये कैलकुलेशन करने के लिए पहले एंट्रीज पास करना है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करना है. लेजर पोस्टिंग होने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन से अकाउंट पे कितना बैलेंस है, कौन से अकाउंट पे डेबिट बैलेंस है, कौन से अकाउंट पे क्रेडिट बैलेंस है, इसको कितना पे करना है, गवर्नमेंट को कितना पे करना है, गवर्नमेंट से कितना आना है. तो ये यानी कि ये जानने के लिए आपको ये एंट्रीज पास करना है, एंट्रीज पास करके लेजर पोस्टिंग करना है. ओके, एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. एंड टुडे विल सी इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर. आज हमने देखा कि कौन सा रिकॉर्ड्स कीप करना है, कौन से अकाउंट्स ओपन करना है. इसका पहले इंट्रोडक्शन दिया आपको. होने के बाद अकाउंट्स किस प्रकार के होते हैं ये बताया, और डिटेल्स में बताया कि कौन कौन से रजिस्टर होने चाहिए, कौन कौन से अकाउंट्स होने चाहिए. इसके बाद हम जर्नल एंट्रीज पे आ गए, और जर्नल एंट्रीज में मैंने एक ट्रांजैक्शन दिया और वो ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्रीज आपको बना के दिया. So that's enough for today. We'll see in the next lecture. Thank you so much. Is there any doubt? Thank you, sir. Yes, thank you, beta. Is there any question? सिंपल है ये बहुत. अकाउंट्स अभी इसमें ना एक ये भी आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में. जर्नल एंट्रीज आते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के, आउटपुट टैक्स क्रेडिट के.
विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन है या तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, उसके एंट्रीज आते हैं और उस प्रकार से हमें वो एंट्रीज जो है वो पास करना है और उसकी एंट्रीज बनाना है वो ट्रांजेक्शन्स की। यस, इज देयर एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? ओके, आपने अटेंडेंस दिया है तो मीटिंग लीव करो। मैंने अटेंडेंस के लिए क्वेश्चन किया था। पुट योर अटेंडेंस, सबमिट योर अटेंडेंस, देन लीव द मीटिंग।